माठ क्षेत्र की ग्राम पंचायत धैमी अपने धार्मिक महत्व एवं पुरातन संपदाओं को लेकर प्रसिद्ध है। करीब 650 वर्ष पुराने मां मनसा के मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मान्यताओं के साथ बाबा झरनेश्वर धाम की पावनता ग्राम पंचायत की धार्मिक आस्था को प्रखर करती है। पूर्व में ये ग्राम पंचायत रिवाली ग्राम पंचायत के अधीन आता था, लेकिन परिसमन के तहत 2015 में धैमी को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। वर्तमान में इस ग्राम पंचायत में दुगेड़ा व हमजापुर को भी जोड़ा गया है। धैमी ग्राम पंचायत के प्रथम सरपंच संतराम मेघवाल थे, जबकि वर्तमान में ग्राम सरपंच राव धर्मा है। ग्राम पंचायत में शिक्षा, चिकित्सा एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव खलता है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के बाद भी सरकारी एवं राजनीतिक अनदेखी अखरती है। देखिए हमारे खास कार्यक्रम सफरनामा में धैमी ग्राम पंचायत की अनसुनी कहानी। हम है खबराना.com। सभी ग्रामीणों को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सफरनामा में। आज इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आए हैं धैमी ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं अपने गांव का इतिहास, अपने गांव की कहानी। आप देख रहे हैं खबराना.com। सबसे पहले जानते हैं कि धैमी ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ, वह सर्वप्रथम सरपंच कौन थे यहाँ के। तो सर एक बार पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राव धर्मा, सरपंच गाँव दुगेड़ा, और हमारी पंचायत ग्राम पंचायत धैमी 2015 में बनी थी। यहाँ के पहले सरपंच श्री संतराम जी थे जी। तो 2015 में ग्राम पंचायत धैमी का गठन हुआ और पहले सरपंच, जैसे सरपंच साहब ने बताया। अब जानते हैं कि धैमी जो ग्राम है वो कितना पुराना है और उसका इतिहास क्या कहता है। तो सरपंच साहब से ही पूछते हैं कि धैमी जो ग्राम है वो कितना पुराना गाँव है, इसका इतिहास कितना पुराना है। धैमी गांव का इतिहास लगभग 450-500 साल पुराना है। यहाँ हमारी कुल देवी है जो श्री मनसा माता मनसा देवी, वो लगभग यहाँ एक बहुत देखने का और बहुत बढ़िया जगह है वो, और ये लगभग 500 साल पुरानी है जी। तो देखिए हम इतिहास के 500 साल पुराने पन्ने में आज हैं कि 500 साल पुराना ये गांव जो जहाँ पे माता मनसा का मंदिर है और जहाँ पे देश विदेश से लोग इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए आते हैं। अब जानते हैं कि धैमी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं, यानी कि कितने गांव मिलकर धैमी ग्राम पंचायत का गठन हुआ। तो सर आप अपना एक बार परिचय दीजिए। मैं सतीश कुमार यादव, ग्राम विकास अधिकारी जी। तो सतीश कुमार यादव जी से जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत में कितने गाँव आते हैं। इस ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं। 3 गाँव? हाँ, दुगेड़ा, हमजापुर और धैमी। धैमी, दुगेड़ा और हंजापुर 3 गांवों से मिलकर ये ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। सफरनामा कार्यक्रम की एक विशेषता है कि हम ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में चर्चा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे एक बार सरपंच साहब से कि धैमी ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सरपंच साहब, धैमी गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है यहाँ पे, क्योंकि आजकल तो क्या है कि पानी लेवल ज़्यादा नीचे चला गया इधर, और इस साइड हमारे नीमराना की वजह से शायद सबसे ज़्यादा पानी का स्तर हमारा गिरा है। तो पानी की समस्या तीनों गांवों में ही बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की ही है, और तो सब काम ठीक है। तो गांव में देखिए रहने वाली जनसंख्या जो है, यदि उसको पानी नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरी सभी आलाकमान अधिकारी, विधायक, सांसद या जितने भी जो नेता जो यहाँ सहयोग कर सकते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस पानी की समस्या का निदान शीघ्र करें। और सरपंच साहब भी खुद इसके प्रयास में रहते हैं कि सरपंच साहब इस जो समस्या है इसके निदान के लिए आपके कुछ मतलब विचार हैं कि कैसे किया जा सकता है इसको। हाँ जी, अब यही है, थोड़ा अभी कोरोना काल में सभी परिस्थितियों में जूझ ही रहे हैं जी। हाँ, तो पंचायतों में बजट उजट भी कम आ रहा है, इस वजह से अभी कोई सही निदान हम निकाल नहीं पाए हैं इस चीज़ का। हाँ, कुछ गांव से हम चंदा, विधायक साहब ने भी हमारे को 2 बोर दिए हैं। हमजापुर गांव में तो पानी की समस्या लगभग ख़त्म हो गई। हाँ, कुछ हम लोगों से चंदा करके 1 बोर कटवाया था दुगेड़ा में, अब और लग रहे हैं धीरे धीरे प्रयास में जी। तो चंदा इकट्ठा करके गांव वालों का प्रयास रहा है कि गांव की जो जल आपूर्ति जो समस्या है उसका निवारण किया जाए। सरकार से गुजारिश है कि ये चंदा इकट्ठा ना करवा के सरकार की तरफ से भी कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आप जानते हैं कि धैमी ग्राम पंचायत में कितने सरकारी स्कूल व कितने प्राइवेट स्कूल यहाँ पे हैं अभी। सर अपना परिचय दीजिए। सर सत्यनारायण यादव, कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत धैमी। तो सर यहाँ पे बताइए कि कितने सरकारी विद्यालय व कितने निजी विद्यालय हैं। जी, तीनों गाँव 5 सरकारी विद्यालय हैं, 2 धैमी में, 2 दुगेड़ा में, 1 हमजापुर में, 5।
सबसे जो उच्च शिक्षा है, मतलब जैसे हम बोलते हैं सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, कौन सी शिक्षा के लिए स्कूल यहाँ पे अवेलेबल है? दहमी में +2 तक है जी, +2 तक। उच्च माध्यमिक। जी जी जी। तो +2 तक यहाँ पे स्कूल है, मीन्स हायर सेकेंडरी तक यहाँ पे स्कूल है। अब उससे उच्च जो शिक्षा के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं ये भी जानते हैं सर से ही। सर, तो यहाँ से जो उच्च शिक्षा मतलब जिसको हम बोलते हैं कि कॉलेजी शिक्षा, उसके लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? जी, बहरोड जाते हैं और जयपुर जाते हैं, अलवर भी जाते हैं। बहरोड यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 4 किलोमीटर है सर जी। तो 4 किलोमीटर दूर यहाँ से बहरोड सिटी है, जहाँ पे यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। बात करते हैं पानी के स्तर व संसाधन को स्रोत के बारे में। तो इसी संदर्भ में सरपंच साहब से ही पूछते हैं कि ग्राम पंचायत दहमी में पानी का स्तर क्या है और उसके संसाधनों के स्रोत क्या क्या हैं? सरपंच साहब। हाँ जी, पानी का स्तर हमारे यहाँ लगभग 380 के समथिंग है। ठीक है, और ये लगातार घटता जा रहा है, लगातार, क्योंकि हमारे यहाँ नीमराना की वजह से यहाँ कंपनियाँ आ गई, बहुत घनी कंपनियाँ, जिससे पानी का स्तर हमारा इतना चला गया, पानी पीने के समस्या हो रही है, पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये सब कारण उद्योगों की वजह से, कंपनियों की वजह से, इन चीज़ों से ये सारी परिस्थितियाँ हमारे गांव में ये बनी हुई है। देखिए, देश प्रगति कर रहा है और उस प्रगति के पीछे कहीं ना कहीं उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन वो उद्योग लगने से आम जन को जो समस्या होती है उसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए कि नीमराना जैसा एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे नज़दीक में ही स्थापित किया गया है, लेकिन उसके चलते यहाँ के जो ग्राम परिवेश है वहाँ का जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। जैसा भी सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ का जो जल स्तर है वो 380 फीट से भी नीचे है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं सरकारी उपेक्षा व सहयोग की, तो सरपंच साहब से इस बारे में बात करते हैं। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत दहमी के साथ में सरकार का क्या सहयोग रहता है और कौन कौन सी उपेक्षाएं रहती है? देखो, वैसे तो गलत बोलना किसी के लिए अच्छा नहीं रहता, ठीक है, फिर भी मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, लोगों को, सभी लोगों को जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त हों। ठीक है, जब चुनाव का टाइम आता है, सरकार के लोग जो भी विधायक हो गए, सांसद हो गए, जो भी चुनाव लड़ते हैं, वो उस समय तो ऐसे करते हैं पता नहीं गांव को सोने की ईंट लगवा देंगे पूरे गांव में, पर जब मौका आता है उनके पास जाते हैं तो ऐसे पीछे हटने लग जाते हैं और कोई काम करके राजी नहीं है। ये सरकार से मैं विनती करता हूँ, बार बहुत विनती करता हूँ मैं, अगर लोगों की जो भी मूलभूत शिक्षा है, आज के दिन बहरोड शहर में अपने जो मैथमेटिक्स हैं, जो बायोलॉजी से जो भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, हमारे बहरोड में कोई सुविधा नहीं है, उसकी कोई कॉलेज नहीं है। उसके लिए बच्चे अलवर जाते हैं या जयपुर जाते हैं या फिर बड़े शहरों में कोटा उटा हो गए वहाँ जाते हैं। और 12th तक स्कूल हमारी यहाँ जो दहमी गांव में है उसमें भी सिर्फ 8 सब्जेक्ट है। यहाँ भी 12th में कोई मैथमेटिक्स और बायो के कोई भी सब्जेक्ट अभी तक नहीं आया है। और दुगेड़ा गाँव में मैं चाहता हूँ और मैंने ये अपेक्षा भी की है, एक मैं मिला भी हूँ, विधायक साहब से मिला हूँ, मैं सांसद साहब से मिला हूँ, अब ये जल्दी से जल्दी 12th तक ये हमारी दुगेड़ा गांव की स्कूल हो और ये क्रमोन्नत होकर आगे बढ़े। देखिए, सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है और ये जो युवा सरपंच होने का जो जज्बा है वो आप इस वीडियो में अभी देख पा रहे होंगे कि सरपंच साहब ने निरंतर प्रयासरत हैं कि कैसे इस ग्राम में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं और उच्च शिक्षा को यहाँ पर लाके रहेंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जैसे सरपंच साहब चाह रहे हैं वैसा जरूर हो, और सभी ग्रामीणों की तरफ से भी मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे उच्च शिक्षा हो। जैसा सरपंच साहब ने कहा कि दुगेड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं, सरपंच साहब को इतनी भी चिंता है कि फिजिक्स मैथ जो कि एक मेन स्ट्रीम मानी जाती है आगे रोजगार के लिए, वो व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। उसके लिए लोगों को या तो अलवर, कोटा, और ये ऐसी सिटी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और वो पैसा खर्च वहन उठाना यहाँ के गांव के लोगों के लिए शोभा नहीं देता है, या उनके पास में इतनी पर्याप्त पूंजी नहीं है कि वो अपने बच्चों को कोटा पढ़ा सके। सरपंच साहब का भी प्रयास है, हम भी गुजारिश करते हैं, गांव वाले भी गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं इस बारे में सरकार सोचे। ग्राम पंचायत में जो सर्वोच्च पद है वो है सरपंच साहब का, और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की सहयोग की भावना रहती है कि कैसे अपने गांव का विकास किया जाए। सरपंच साहब भी प्रयासरत हैं। तो एक बार सरपंच साहब से जानते हैं कि उनकी जो ये 5 वर्ष की सरकार है इसमें वो अपने जो ग्राम पंचायत है उसमें कौन कौन सी विकास योजनाएं करना चाहते हैं और किन किन चीज़ों के लिए वो प्रयासरत हैं। सरपंच साहब जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ठीक है, विधायक हो गए, सांसद हो गए, CM हो गए, ये सिर्फ अपने बाहरी क्षेत्र में रह के अपना जो भी काम करते हैं वो करते हैं।
ओन मैदान लोगों के बीच में सिर्फ सरपंच को रहना पड़ता है, चाहे वो छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, वो सिर्फ सरपंच के पास आएंगे। तो मेरी सरकार से कहना है कि ये पूरी सुविधाएं, जो भी जितनी सुविधाएं होती हैं विधायकों को दी जाती हैं, सांसदों को दी जाती हैं, उतनी सुविधाएं हैं सरपंच को भी दी जाएं, कुछ तो दी जाएं जिससे वो अपने बीच में रह के, लोगों के बीच में रह के कुछ बातें कर सकें, उनका निदान कर सकें। और मेरा इन 5 साल में टारगेट है कि मेरे जितने भी ग्राम पंचायत में जो भी गांव नज़दीकी गांव हैं जिनसे रास्ते जुड़े नहीं हुए हैं, मैं 5 साल में वो कंप्लीट रास्ते निकलवाना चाहता हूँ और पानी का निदान, पूरी तरह से पानी का निदान कराना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही सरपंच साहब ने कि पानी का निदान और आसपास के जितने गांव से इस ग्राम पंचायत का जुड़ाव है वहां तक के रास्तों को सही करना। देखिए, जब रास्ते बनेंगे तभी तो आवागमन बढ़ेगा, और जब आवागमन बढ़ेगा तभी हमारी संस्कृति भी बढ़ेगी। बात करते हैं गांव में कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं और सेना में कितने हैं। मुख्य जो हमारे गांव में जो गांव का जो योगदान रहता है वो सेना में रहता है। तो एक बार सरपंच साहब से पूछते हैं कि सेना में कितने जवान हैं इस ग्राम पंचायत के, और यदि सेना में रहते हुए किसी की कोई कैजुअलिटी हुई है तो ऐसा कोई है तो उनके बारे में बताएं सरपंच साहब। लगभग सेना में हमारे 200 से प्लस है तीनों गांवों से भारत सेना में, और जो आल सरकारी नौकरी की बात करें वो लगभग 400-450 के समथिंग है जी। और हमारे ग्राम पंचायत धैमी के दुगेड़ा गांव में श्री शहीद राजेंद्र कुमार यादव शहीद हुए हैं, वो उनके नाम से हमारी प्राथमिक जो स्कूल है उन्हीं के नाम से ही वो स्कूल भी सरकार ने क्रमोन्नत की है। तो और सेना में लोगों के मेरे प्रयास हैं लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को बढ़िया वातावरण देना, माहौल देना। इस चक्करों में मैं अपने गांव के ग्राम पंचायत में जितने भी जोड़ हैं उनमें मैं सभी में बढ़िया ट्रैक की व्यवस्था करवा के घूमने की, और वहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 1000-2000 पौधे लगाने की मेरी अभिशंसा है। और मैं बच्चों को सदा, जो छोटे बच्चे हैं मेरे से जो छोटे हैं, मेरे जो भी हैं, उनको मैं हमेशा कहता रहता हूँ अगर भाई ज़रूर कुछ भी करो पर ज़रूर 5 पौधे या 2 पौधे जिसकी भी जितनी श्रद्धा है उसका मतलब लगाना, और उसको जब तक बढ़ाना हो जाए उसकी देख रेख करना। ये मैं सदा बच्चों को कहता रहता हूँ, और मेरी ये जल्दी इच्छा है कि मैं ये जब तक मेरा कार्यकाल पूरा हो तो कम से कम भी नहीं तो 5-6 हज़ार पौधे मैं मेरे खुद के मेरी इस योजना में लगवाऊँ कम से कम। बहुत ही बढ़िया बात सरपंच साहब ने कही है कि इस पर्यावरण के जो प्रदूषण की आजकल जो परसेंटेज बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण होता है कि पौधों का कटाई। और सरपंच साहब कह रहे हैं कि उनका खुद का लक्ष्य है कि खुद के पर्सनल 5 से 6 हज़ार पौधे वो लगाना चाहते हैं। युवाओं को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। वह हमने जो प्रश्न पूछा था सरपंच साहब से कि सेना में कितने जवान हैं, तो सरपंच साहब ने जो बताया उस आंकड़ों से देख के लगता है कि धैमी ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय सेना में। और चूंकि यहाँ के श्री शहीद राजेंद्र जी यहाँ से शहीद भी हुए हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है गांव के लिए कि सेना में रहते हुए उस गांव ने अपना एक देश रक्षा में एक अपनी जो बोलते हैं अपनी एक आहुति दी है। तो चिकित्सा की क्या व्यवस्था है जानते हैं धैमी ग्राम पंचायत में। सर अपना परिचय दीजिए। सतीश कुमार यादव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धैमी। चिकित्सा के यहाँ दुगेड़ा और धैमी में उप स्वास्थ्य केंद्र है, हिमदापुर में वो भी नहीं है। तो यहाँ एक एनएम बैठती है, लेकिन बाकी जो खांसी जुकाम की दवाई इनके पास, तो बाकी फिर भैरोड़ जाना पड़ता है यहाँ से 4-5 किलोमीटर। भैरोड़ जाना? हाँ, यहाँ कोई सुविधा अच्छी नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है। 3 गाँवों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है धैमी, और जहाँ पे यदि बात करें 3 गांव बहुत बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी चिकित्सा की अच्छी समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो ग्राम पंचायत है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित है। इसके लिए उच्च चिकित्सा के लिए इनको जाना पड़ता है भैरोड़, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एएनएम की व्यवस्था है। यदि 3 गाँव की ग्राम पंचायत में एक डॉक्टर नहीं दिया जाएगा तो फिर यहाँ के लोग चिकित्सा का तो सपोर्ट बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा। मेरी गुजारिश है सरकार से कि यहाँ पे कम से कम इस ग्राम पंचायत में एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और उच्च चिकित्सा के जो भी उपकरण है वो यहाँ पे लगाए जाए। बात करते हैं धैमी ग्राम पंचायत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। तो एक सज्जन हमारे पास में है, इनसे जानते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। नाम रमेश चंद, ग्राम पंचायत धैमी, ग्राम दुगेड़ा। जी, तो यहाँ पे कौन कौन से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त है? सर हमारे यहाँ से
देश विदेश में विख्यात है मनसा देवी का मंदिर, झरना बाबा का मंदिर, लेकिन इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ से आते हैं तो हमारे को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ती है, और उसकी शर्मिंदगी महसूस करने के लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, सरपंच साहब गुजारिश करते हैं जितनी आवश्यकता हो वहाँ पर पूर्ति करें। तो माता मनसा का मंदिर है यहाँ पे धैमी ग्राम पंचायत में। मुझे नहीं लगता कि जो मेरे दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं हमें, उनको इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि पूरे भारत देश में और विदेश में भी माता मनसा की मान्यता मानी जाती है। और सभी जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें से 50% लोग यहाँ पे पक्का आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि माता मनसा का भव्य मंदिर यहीं धैमी ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ दुगेड़ा ग्राम में एक बाबा झरना का मंदिर है, जहाँ पे लोग जस्ट घूमने के लिए आते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो लोग ऐसे ही अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ पे आके फिर वो अपने पिकनिक रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात सर ने कही है कि इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन फिर भी उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, अधूरी रह गई है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको हमें रिजर्व करने की ज़रूरत है और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो क्या है बनाए रखनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जैसे झरना बाबा का मंदिर है, वहाँ पर किसी भी साइड से रास्ता क्लियर नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि वहाँ का एक मेन रास्ता क्लियर हो, और वहाँ पर एकेडमी के जो बच्चे आसपास के करते हैं वहाँ पर तैयारी के लिए जाते हैं, लेकिन वो मेन रास्ता क्लियर नहीं होने की वजह से वहाँ पर बहुत परेशानी है। किसी बच्चे का पैर टूट जाता है, किसी बच्चे को कुछ हो जाता है कभी, तो वहाँ भी इंजेक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो उससे ज़्यादा परेशानी है। मेन रास्ता है, उसका मेन रास्ता सही होना चाहिए। तो जैसे सज्जन ने बताया कि जो झरना बाबा का मंदिर है वहाँ पे क्या है, गांव के लोग अपनी तैयारी करते हैं सेना में भर्ती के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या रास्ता सही नहीं होने के कारण कभी उनमें कोई इंजरी हो जाती है, या जो दर्शक वहाँ पे जाना चाहते हैं उनका क्या है बहुत डिफिकल्ट रास्ता होता है, तो गाड़ी वाड़ी जाने में दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं उनकी गुजारिश है सरकार से कि इस रास्ते को सही किया जाए। जैसा कि दर्शक देख रहे हैं कि हम धैमी ग्राम पंचायत में, और आपको यदि धैमी ग्राम पंचायत की लोकेशन पता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे नज़दीक में ही क्या है, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है, जो जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जैपनीज जोन भी है। लेकिन यहाँ के गाँव वालों से जानते हैं कि उन उद्योगों में ग्रामीण जो युवाएं हैं उनके रोजगार के अवसर क्या हैं। तो सर आप थोड़ा बताइए, अपना परिचय दीजिए। अमित कुमार, ग्राम पंचायत धैमी पटवारी जी। तो यहाँ पे जो स्थानीय उद्योग है उनमें जो युवाओं के रोजगार के अवसर मिलते हैं? नहीं लेते, बाहर के लेते हैं, लोकल नहीं लेते, कोई लोकल नहीं लेते। अच्छा। किसी को, सब बाहर। लोकल किस लिए नहीं लेते? उनकी सोच है। हाँ, देखिए यहाँ की ज़मीनें हैं, यहाँ कई सारे संसाधन यूज कर रहे हैं वो उद्योग, लेकिन यहाँ के युवाओं को क्या है, रोजगार नहीं मिलता है। एक बार दूसरे सज्जन से जानते हैं कि ऐसी क्या है और वो क्या चाहते हैं कि यहाँ के जो उद्योग है उनमें युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इस बारे में बात करें। बताएं, यहाँ के उद्योगों में रोजगार मिलते हैं? नहीं मिलते सर, तो लोकल को नहीं मिलते। अच्छा। लोकल को हरियाणा की तरह लोकल को यहाँ 70% मिलना चाहिए, सरकार से गुजारिश करते हैं हम। 70% आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। हरियाणा की तर्ज पे ग्रामीणों का मानना है कि कहीं ना कहीं 70% यहाँ पे भी क्या है, रोजगार देना चाहिए। एक बार सज्जन आप क्या कहते हैं? हम भी यही कहते हैं, जो लोग यहाँ के लोकल हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। हाँ, यहाँ जो भी रोजगार कर रहे हैं वो सब बाहर के हैं। बाहर के ही? हाँ जी। सर आप बताइए कि यहाँ पे मतलब कंपनियों में रोजगार मिलता है? यहाँ पर कंपनियों पे रोजगार नहीं मिलता है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे लोकल भाइयों को जो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो जो है, सरकार भर्ती निकाल रही है, और हमारी यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण हो गई है, और हमारे जो यहाँ की युवा है वो बहुत बेरोजगार है, उनको लोकल में कोई रोज़गार मिलता नहीं है। तो 70% से भी अभाव हमारे यहाँ पर लोकल है, उनको रोज़गार दिया जाए, क्योंकि यहाँ का हमारा पानी नीचे स्तर गिर गया है, यहाँ की ज़मीन हमारी अधिग्रहण कर ली है, और फिर भी हमारे यहाँ के बेरोजगार युवा हैं वो दर दर की भटक रहे हैं। तो सर आप क्या कहेंगे रोजगार के बारे में? मैं भी सरकार से यही कहूँगा कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ के लोगों को लिया नहीं जाता कंपनियों, बाहर के जो लोग हैं उनको लिया जाता है, यहाँ के लोगों को लगाते नहीं है। यही कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं सभी जो सज्जन यहाँ पे विराजमान हैं उनसे पूछने पे सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि यहाँ के जो उद्योग हैं उनमें युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। लेकिन इन सभी की गुजारिश है सरकार से कि हरियाणा में जैसे 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की अभी कवायद शुरू हुई है, वैसा ही यहाँ पे राजस्थान में भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस ग्राम पंचायत में कितने मोक्षधाम हैं और मोक्षधाम की व्यवस्थाएं कैसे की जाती है यहाँ पे, सर बताएं। राजाराम पटवारी धैमी। इन तीनों गांव में एक एक मोक्षधाम है, उन पे जो व्यवस्था है
वो जो होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। मोक्षधाम का मतलब है वहाँ स्वर्ग की तरह से होना चाहिए सिस्टम, लेकिन वो सिर्फ एक टीन सिस्टम सा करके और बस यूँ ही चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि उसको बजट दे पंचायतों को, जिससे उनका विकास कर सके। पटवारी साहब भी यही चाहते हैं कि मोक्षधाम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए सभी जो तीनों गांव हैं उनमें। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम सफरनामा। आप देख रहे हैं खबराना